मूवी की शुरुआत में हमें एक सीआईए एजेंट दिखाया जाता है जिसका नाम चार्ली है। चार्ली सीआईए के लिए हैकिंग का काम करता है। वो हैकिंग में बहुत ज्यादा एक्सपर्ट है। उसे मशीनों की भी बहुत अच्छी जानकारी है। इसी वजह से वो हर बार कुछ ना कुछ नया बना ही लेता है। आज भी वो वीकेंड के दिन घर पर एक खास तरह का बम बनाने में लगा हुआ था। तभी उसकी पत्नी मिरांडा उससे कहती है कि थोड़ी देर में मुझे एयरपोर्ट के लिए निकलना है और तुम अभी तक यहीं बैठे हो। ये सुनते ही चार्ली अपना काम रोक देता है और घर के अंदर चला जाता है। इसके बाद मिरांडा अपनी सारी पैकिंग करके बाहर आ जाती है। चार्ली उससे पूछता है कि तुम कितने दिनों के लिए लंदन जा रही हो। मिरांडा जवाब देती है कि वहां सिर्फ 3 दिन का एक फंक्शन है जिसमें बहुत सारे अमीर लोग आने वाले हैं, इसलिए मुझे कुल 4 दिन लग जाएंगे। ये सुनकर चार्ली कहता है कि पता नहीं मेरी ये 4 दिन कैसे गुजरेंगे। दोस्तों, चार्ली और मिरांडा एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करते थे। तभी उनकी बातों के बीच मिरांडा की कैब उनके घर के सामने आ जाती है। मिरांडा कैब में बैठती है और वहां से चली जाती है। इसके बाद सीन कट हो जाता है। अगले दिन मंडे होता है। हम देखते हैं कि चार्ली सीआईए ऑफिस अपनी ड्यूटी पर पहुंचता है। जैसे ही वो सीआईए की बिल्डिंग के अंदर जाता है, उसकी हर छोटी से छोटी चीज को कैमरों से चेक किया जाता है। पूरी जांच होने के बाद ही उसे अंदर जाने की इजाजत मिलती है। चार्ली रोज की तरह अपना काम कर रहा होता है। तभी अचानक सीआईए के बहुत मजबूत सिक्योरिटी सिस्टम के अंदर एक दूसरा हैकर घुस जाता है। चार्ली तुरंत उस हैकर को सीआईए के सभी सिस्टम से बाहर निकाल देता है। लेकिन तभी वो हैकर, जिसका नाम इनक्विलाइन होता है, चार्ली को एक मैसेज भेजता है। इनक्विलाइन कहता है कि ये मेरा असली नाम नहीं है और मैं तुम्हारे लिए किसी भी तरह का खतरा नहीं हूं। इसके जवाब में चार्ली कहता है कि अगर तुम गलती से सिस्टम में घुस गए हो तो मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन मुझे ये भी पता है कि ऐसी चीजें गलती से नहीं होती, इसलिए अपना मकसद साफ साफ बताओ, वरना तुम दुनिया के किसी भी कोने में छुपे हो, मैं तुम्हें ढूंढकर सीआईए को तुम्हारे पीछे लगा दूंगा। इसके बाद इनक्विलाइन चार्ली को सारी सच्चाई बता देता है। वो कहता है कि तुम्हारे ऊपर जो 2 बॉस हैं वे दोनों गद्दार हैं, लेकिन उनके ऊपर जो डेप्यूटी एलिजाबेथ है वो एक अच्छी और ईमानदार औरत है। तुम्हारे बॉस रूसो और एल्बी कल एक जगह पर बड़ा टेरर अटैक करने वाले हैं। ये सुनकर चार्ली पूरी तरह हैरान हो जाता है। वो कहता है कि मैं तुम्हारी बातों पर भरोसा क्यों करूं? तब इनक्विलाइन उसे कहता है कि तुरंत अपने मेन सर्वर रूम में जाओ जहां मास्टर कंप्यूटर रखा हुआ है। ये सुनकर चार्ली और भी ज्यादा चौंक जाता है, क्योंकि इनक्विलाइन को कैसे पता कि सीआईए के अंदर मास्टर कंप्यूटर कहां रखा है। इनक्विलाइन कहता है कि अब तो तुम मुझ पर भरोसा कर सकते हो, क्योंकि मुझे सीआईए की बहुत सी अंदरूनी जानकारी है। चार्ली बिना समय गवाए मेन सर्वर रूम में पहुंच जाता है। वहां पहुंचकर वो कंप्यूटर पर इनक्विलाइन की लोकेशन ट्रैक करने लगता है। लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है कि उस कंप्यूटर में इनक्विलाइन का वायरस पहले से ही एक्टिव था। ये देखकर चार्ली को बहुत बड़ा झटका लगता है। इससे पहले कि चार्ली कुछ कर पाता, उसके सामने कुछ रिपोर्ट्स खुल जाती हैं। उन रिपोर्ट्स में अमेरिका के कुछ टॉप सीक्रेट्स होते हैं। उन सीक्रेट्स में लिखा होता है कि साल 2022 में जो बम ब्लास्ट हुए थे वो किसी और ने नहीं, बल्कि सीआईए के हेड रूसो और एल्बी ने ही करवाए थे। ये बात उन दोनों के अलावा किसी और को नहीं पता थी। अब चार्ली को इनक्विलाइन की सारी बातें सच लगने लगती हैं। वो तुरंत इनक्विलाइन से पूछता है कि कल होने वाला बम ब्लास्ट या टेरर अटैक कहां होने वाला है। इनक्विलाइन बताती है कि ये इंग्लैंड के शहर लंदन में होगा, लेकिन वहां किस जगह पर होगा इसकी जानकारी मुझे नहीं है। चार्ली फिर कहता है कि कम से कम अपना असली नाम तो बता दो। इनक्विलाइन कहता है कि सही वक्त आने पर तुम्हें सब पता चल जाएगा। इसके बाद चार्ली पूछता है कि तुम हमारी मदद क्यों कर रहे हो। इस पर इनक्विलाइन कहता है कि ये बात भी तुम्हें वक्त आने पर ही पता चलेगी, लेकिन इतना जरूर जान लो कि मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूं। इसके बाद जैसे ही चार्ली मेन रूम से बाहर निकलता है, उसे वहां उसका दोस्त एलेक्स मिल जाता है। एलेक्स पूछता है, भाई सब ठीक तो है ना? तुम बहुत ज्यादा परेशान लग रहे हो। चार्ली कहता है, हाँ बस थोड़ा चक्कर आ रहा है, इसलिए मैं थोड़ी देर खुली हवा लेना चाहता हूँ। इसके बाद चार्ली अपने घर पहुंच जाता है और तुरंत अपनी बीवी मिरांडा को फोन करता है। लेकिन तभी उसे याद आता है कि लंदन में एक बहुत बड़ा इवेंट होने वाला है। हो सकता है कि कल वाला टेरर अटैक उसी इवेंट में हो। इसी वजह से चार्ली फिलहाल मिरांडा को कुछ नहीं बताता। उसी वक्त चार्ली फिर से सीआईए की बिल्डिंग में चला जाता है। वहां पहुंचते ही वो अपने हेड रूसो से मिलता है। जी हाँ, वही रूसो जिसने खुद ही उस टेरर अटैक की प्लानिंग की थी। चार्ली रूसो से कहता है, सर मुझे लगता है कि लंदन में एक बड़ा टेरर अटैक होने वाला है, इसलिए हमें वहां सीआईए की टीम भेजनी चाहिए। लेकिन रूसो कहता है कि तुम फिक्र मत करो, अगर वहां कुछ बुरा होने वाला होता तो सीआईए को पहले से ही खबर मिल जाती। तभी उन दोनों को डेप्यूटी अपने ऑफिस में बुला लेती है। ऑफिस में पहुंचते ही डेप्यूटी चार्ली से कहती है, बेटा मुझे ये बताते हुए बहुत अफसोस हो रहा है कि लंदन में अभी अभी एक टेरर अटैक हुआ है। उस हमले में तुम्हारी बीवी मिरांडा की मौत हो चुकी है। ये सुनते ही चार्ली पूरी तरह से सन्न रह जाता है। वो कहता है, जरूर कोई गलतफहमी हुई होगी, प्लीज एक बार फिर से चेक कीजिए, शायद वो कोई और औरत हो। लेकिन डेप्यूटी कहती है, मुझे भी बहुत अफसोस है, लेकिन मिरांडा अब इस दुनिया में नहीं। इसके बाद रूसो तुरंत टीवी ऑन कर देता है। टीवी पर न्यूज चल रही होती है। चार्ली वहां देखता है कि एक टेररिस्ट मिरांडा को पकड़ लेता है और बिना कुछ सोचे उसे गोली मार देता है।
ये देखकर चार्ली को बहुत बड़ा झटका लगता है और वो पूरी तरह टूट जाता है। इसके बाद चार्ली का दोस्त उसे घर छोड़ने आता है। चार्ली के घर के बाहर हर तरफ रिपोर्टर्स और मीडिया वाले खड़े होते हैं जो उसका इंटरव्यू लेना चाहते हैं, लेकिन चार्ली सबसे मुंह छुपाते हुए अपने घर के अंदर चला जाता है। घर के अंदर वो कभी किसी कोने में बैठता है तो कभी किसी दूसरे कोने में। हर जगह उसे मिरांडा की याद सताने लगती है। वो बहुत गहरे सदमे में चला जाता है। अगले दिन उसी हालत में चार्ली फिर से CIA ऑफिस पहुंचता है। वहां अब हम रूसो के साथ LB को भी देखते हैं। चार्ली उनके पास जाकर कहता है, हम CIA वाले हैं, हम दुनिया की नंबर 1 इंटेलिजेंस एजेंसी है। फिर हमें कैसे पता नहीं चला कि लंदन में टेरर अटैक होने वाला है? इस पर रूसो कहता है, बेटा हम भी इंसान हैं, हमसे भी गलती हो सकती है। चार्ली कहता है, चलो मान लिया गलती हो गई, लेकिन आप मिरांडा के कातिलों को ढूंढ तो सकते हैं ना? तब LB कहती है, देखो बेटा, तुम्हें इस सदमे में आए अभी एक दिन भी नहीं हुआ है, इसलिए तुम ऐसी बातें कर रहे हो। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि उन टेररिस्ट को पकड़ लिया जाए, लेकिन वे बहुत चालाक हैं और बचना अच्छे से जानते हैं। ये सब सुनकर चार्ली समझ जाता है कि ये दोनों गद्दार हैं और उसकी कोई मदद नहीं करने वाले, इसलिए वो चुपचाप वापस अपने घर चला जाता है। घर पहुंचते ही उसे फिर से हर कोने में मिरांडा की याद आने लगती है। इसी वजह से वो बाहर घास पर आकर बैठ जाता है और वहीं बैठा बैठा सो जाता है। अगले दिन हम देखते हैं कि चार्ली एयरपोर्ट पर मिरांडा की डेड बॉडी लेने आया है। उसी रात वो अपनी बीवी का सूटकेस देखता है जिसे मिरांडा लंदन जाने से पहले अपने साथ ले गई थी। चार्ली उस सूटकेस को गले लगाकर फूट फूट कर रोने लगता है। रोते रोते पूरी रात गुजर जाती है। सुबह होते ही चार्ली ये फैसला करता है कि अब वो खुद ही अपनी बीवी के कातिलों से बदला लेगा। इसके बाद वो तुरंत अपने ऑफिस पहुंचता है और मेन सिक्योरिटी रूम में जाकर लंदन की उस बिल्डिंग के सारे कैमरे चेक करना शुरू कर देता है जहां टेरर अटैक हुआ था। कुछ ही मिनटों में चार्ली उन 3 लोगों की पूरी जानकारी निकाल लेता है जिन्होंने मिरांडा को मारा था। उन तीनों में 2 आदमी और एक औरत होती है। जब चार्ली और गहराई से जांच करता है तो उसे पता चलता है कि वे तीनों रशियन हैं। उन 2 आदमियों के नाम लिस्रो और मोनिसेंटो होते हैं, जबकि उनकी साथी औरत का नाम सलीम होता है। दोस्तों, चार्ली ने कुछ ही मिनटों में उन तीनों की पूरी कुंडली निकाल ली थी। लेकिन तभी रूसो और LB चार्ली को अपने कमरे में बुलाते हैं। वे कहते हैं कि तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है, इन सबको हम संभाल लेंगे। इस पर चार्ली उनसे कहता है, संभालने से आपका क्या मतलब है? चार्ली कहता है, मैंने तो कुछ ही देर में इन सबको ढूंढ निकाला और आपको 3 दिन लग गई ये फैसला करने में कि हम उन्हें संभाल लेंगे। आपको इतना भी पता नहीं चला जितना मैंने आधे घंटे में पता कर लिया। चार्ली आगे कहता है, शायद आप ये सब पता करना ही नहीं चाहते। इस पर रूसो कहता है, अगर तुम अपने आप को किसी डॉक्टर को दिखाओगे तो शायद तुम्हारी हालत ठीक हो जाए। अब चार्ली को पूरी तरह समझ आ जाता है कि ये दोनों पूरी तरह बिक चुके हैं, इसलिए वो फैसला कर लेता है कि अब जो भी करना है उसे खुद ही करना होगा। अगले दिन चार्ली अपनी शर्ट के ऊपर एक रिकॉर्डर लगाता है। उस रिकॉर्डर को वो कुछ कागजों के साथ पेपर क्लिप से जोड़ देता है। ये कागज सीधे रूसो के कमरे में ले जाए जाते हैं। चार्ली उन कागजों पर रूसो और LB के किए हुए साइन दिखाता है। चार्ली कहता है, ये जो पेपर्स हैं, इन पर आपके साइन हैं। इन पेपर्स में लिखा है कि साल 2022 में लॉस एंजलिस में हुए अटैक्स की जांच CIA खुद करेगी। लेकिन जांच तो दूर, इन नोटिफिकेशन के बाद उन अटैक्स पर कोई पेपर वर्क नहीं हुआ। चार्ली पूछता है, बताइए CIA कब से इतना कामचोर हो गया? ये सुनते ही LB बहुत गुस्से में आ जाता है। वो कहता है, बेटा इससे पहले कि तुम्हें CIA से बाहर निकाल दिया जाए, अपनी औकात में रहो। जितना पैसा मिलता है उतना ही काम करो, कहीं ऐसा ना हो कि हम तुम्हें कहीं का ना छोड़े। चार्ली कहता है, धमकियां देने से अच्छा है कि आप कुछ काम करें। इस पर रूसो पूछता है, तुम आखिर चाहते क्या हो कि हम करें? चार्ली कहता है, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, मैं बस ये चाहता हूँ कि मुझे इन दीवारों के अंदर मत रखिए, मुझे स्पेशल ट्रेनिंग के लिए बाहर भेज दीजिए। मैं खुद ट्रेनिंग लेकर अपनी बीवी के कातिलों को ढूंढूंगा और उन्हें मार गिराऊंगा। ये सुनते ही रूसो और LB जोर जोर से हंसने लगते हैं। वे कहते हैं, लगता है तुम कल रात जॉन विक देख कर आए हो। चार्ली कहता है, जॉन विक का पता नहीं, लेकिन जब तक मैं अपनी बीवी के कातिलों को ढूंढकर मार नहीं देता तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। इस पर LB कहता है, ठीक है, हम तुम्हें 1 महीने के लिए स्पेशल ट्रेनिंग के लिए फील्ड में भेजने को तैयार हैं, लेकिन याद रखना इसके बाद CIA तुम्हारी कोई मदद नहीं करेगा, न पैसा मिलेगा न कोई प्रोटेक्शन। चार्ली कहता है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे स्पेशल ट्रेनिंग चाहिए। इसके बाद चार्ली वहाँ से बाहर चला जाता है। चार्ली के बाहर जाते ही रूसो और LB आपस में बात करते हैं। रूसो कहता है, लगता है उसे हमारे बारे में काफी कुछ पता चल चुका है। इस पर LB कहता है, जितने दिन ये ट्रेनिंग करेगा हम इसके पीछे से इसकी हर एक चीज छान मारेंगे, इसके सारे सीक्रेट्स अपने पास रखेंगे ताकि ये कभी हमारे खिलाफ मुंह न खोल सके। कुछ घंटों बाद हम चार्ली को देखते हैं जो अब स्पेशल ट्रेनिंग के लिए बैंडो नाम के एक कर्नल के पास पहुंचता है। बैंडो कहता है, मेरा नाम मेजर बैंडरसन है, लेकिन तुम मुझे बैंडो कह सकते हो। इसके बाद दोनों एक कार में बैठते हैं और एक साइड वाली जगह की तरफ निकल जाते हैं। बैंडो कहता है, अगले 30 दिनों तक तुम्हें बिल्डिंग से बाहर नहीं निकलने दिया जाएगा, तुम्हें दिन रात ट्रेनिंग करनी होगी। चार्ली कहता है, मैं तो ट्रेनिंग करने ही आया हूँ।
बैंडो कहता है ये तो वक्त ही बताएगा। इसके बाद सीन कट होता है। हम CIA की बिल्डिंग देखते हैं जहाँ रूसो और एल्बी पूरी ताकत लगा देते हैं कि चार्ली के ऑफिस से कोई काम की चीज मिल जाए, लेकिन कई घंटों की तलाशी के बाद भी उन्हें कुछ नहीं मिलता। दूसरी तरफ हम चार्ली को देखते हैं जो फायरिंग की प्रैक्टिस कर रहा होता है, लेकिन वो लगातार टारगेट मिस करता रहता है। उसकी एक भी गोली निशाने पर नहीं लगती। इस पर बैंडो कहता है चलो थोड़ा पास से ट्राई करते हैं, लेकिन पास से भी चार्ली पूरी तरह फेल हो जाता है। चार्ली कहता है थोड़ा और पास जाने दो, फिर देखना मैं उसका भेजा उड़ा दूंगा। इस पर बैंडो कहता है अगर इतना पास जाना है तो फिर गन की क्या जरूरत है, जाओ जाकर मार्शल आर्ट सीखो, यहाँ क्या करने आए हो। ये सुनकर चार्ली को बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है। दूसरी तरफ एल्बी और रूसो चार्ली के घर पहुँच जाते हैं। वे चार्ली के सारे सामान की तलाशी लेते हैं, लेकिन वहाँ भी उन्हें कुछ नहीं मिलता। दोस्तों, चार्ली ने पहले से ही एक बड़ा प्लान बना रखा था और उसे पता था कि उसे अपने पीछे कोई भी सबूत नहीं छोड़ना है। इसीलिए रूसो और एल्बी लाख कोशिश करने के बाद भी चार्ली का कोई कमजोर पॉइंट नहीं ढूंढ पाते। इधर चार्ली और बैंडो एक कमरे में बैठे होते हैं। बैंडो चार्ली से कहता है तुम्हें 20 दिन हो चुके हैं, लेकिन शूटिंग के नाम पर तुमने सिर्फ गन पकड़ना ही सीखा है। बताओ इस तरह तुम अपनी बीवी के किलर्स को कैसे मारोगे। चार्ली कहता है आपको कैसे पता कि मैं अपनी बीवी के किलर्स को मारूंगा। इस पर बैंडो कहता है वो सब छोड़ो, तुम ये गन पकड़ो और जल्दी से मुझ पर गोली चला दो। चार्ली कहता है अगर एक भी गोली चल गई तो आप मर जाओगे। बैंडो कहता है मुझे पता है, इसीलिए जो कहा है वही करो, लेकिन चार्ली डर के मारे फायर नहीं कर पाता। बैंडो कहता है देखा, तुम अपनी बीवी के किलर्स को कभी नहीं मार पाओगे। चार्ली कहता है जब टाइम आएगा तब मैं हिम्मत जुटाकर उन्हें मार दूंगा। इस पर बैंडो कहता है जब वक्त आएगा ना, तब तुम्हें ये भी याद नहीं रहेगा कि गन के किस छेद से गोली निकलती है, इसलिए तुम्हें शरीर से ज्यादा अपने दिमाग का इस्तेमाल करना होगा। फिर बैंडो कहता है बेटा, मैंने बहुत लोगों को ट्रेनिंग दी है, लेकिन तुम जैसा कोई नहीं देखा। तुम दिमाग से बहुत तेज हो, लेकिन शरीर से बहुत कमजोर हो, इसलिए मैं तुम्हें फिजिकल ट्रेनिंग नहीं दे सकता। तुम्हें सिर्फ अपने दिमाग से ही सबको ढेर करना होगा। इतना कहकर बैंडो वहाँ से चला जाता है। अब हम एल्बी और रूसो को देखते हैं, जिन्होंने पूरे 20 दिन ढूंढने के बाद भी चार्ली के खिलाफ एक भी सबूत नहीं पाया। इसलिए अब वे बैंडो को ऑर्डर देते हैं कि जाओ और जल्दी से चार्ली को मार दो, ताकि वो रूसो और एल्बी के खिलाफ गवाही न दे सके। जब बैंडो चार्ली के कमरे में पहुंचता है तो वो देखता है कि चार्ली वहां है ही नहीं। ये देखकर बैंडो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। अब हम चार्ली को देखते हैं जो एक एयरपोर्ट पर बैठा हुआ रूसो और एल्बी की सारी बातें सुन रहा होता है। दरअसल जो पेपर्स चार्ली ने रूसो और एल्बी को दिए थे, उन्हीं पेपर्स पर उसने पहले से ही एक माइक्रोफोन लगा दिया था, वही पेपर्स जिन पर रूसो और एल्बी के साइन थे। चार्ली उन सब की बातें रियल टाइम में सुन रहा था, लेकिन इस रिकॉर्डर के बारे में रूसो को भी पता चल जाता है। रूसो इस रिकॉर्डर में बोलता है चार्ली, हम तुम्हें ढूंढ ही लेंगे। इसके तुरंत बाद हम चार्ली को देखते हैं जो अब सीधे प्लेन में बैठकर लंदन पहुंच चुका होता है। उसके पास बहुत सारे पैसे होते हैं और साथ ही कई फेक पासपोर्ट भी होते हैं, जिनकी मदद से वो कहीं भी ट्रैवल कर सकता है। लंदन पहुंचकर चार्ली एक अपार्टमेंट लेता है, क्योंकि उसे सलीन की लोकेशन के बारे में पता चल चुका होता है। जी हाँ, वही लड़की जो उस दिन टेररिस्ट अटैक में शामिल थी। चार्ली देखता है कि सलीन रोज अपने बॉयफ्रेंड के साथ करीब 2 घंटे के लिए बाहर घूमने जाती है। इसी दौरान चार्ली मौका देखकर उसके अपार्टमेंट का लॉक तोड़कर अंदर घुस जाता है। वहाँ वो ये सोचकर तलाशी लेने लगता है कि शायद उसे लिसेंड्रो और मोनसेंटो के बारे में कोई सुराग मिल जाए। चार्ली देखता है कि दीवारों पर बहुत सारी पेंटिंग्स लगी होती हैं, लेकिन एक ड्रॉअर के अंदर उसे एक गन मिल जाती है। चार्ली तुरंत वो गन अपने पास रख लेता है। तभी चार्ली के फोन पर एक नोटिफिकेशन आता है। उसमें लिखा होता है कि सलीन वापस अपने अपार्टमेंट आ रही है। ये नोटिफिकेशन किसी और का नहीं बल्कि इनकलाइन का ही होता है। जब चार्ली फोन पर ट्रैकर देखता है तो उसे पता चलता है कि सलीन अब उसके काफी पास आ चुकी है। इसलिए चार्ली तुरंत अपार्टमेंट से बाहर निकल जाता है और थोड़ी दूरी पर जाकर छुप जाता है। जब सलीन और उसका बॉयफ्रेंड अपार्टमेंट के अंदर जाने लगते हैं तो चार्ली उन पर गन तान देता है, लेकिन बैंडो की बात सच साबित होती है और चार्ली उस वक्त गोली नहीं चला पाता। डर के मारे चार्ली वहाँ से भाग जाता है और भागते भागते सीधे अपने अपार्टमेंट पहुँच जाता है। वहाँ पहुँचते ही वो इनकलाइन से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन इनकलाइन अब उसे कोई जवाब नहीं देता। अगले ही सीन में हम देखते हैं कि अगले दिन चार्ली सलीन का पीछा करते करते एक हॉस्पिटल पहुँच जाता है। दरअसल सलीन वहाँ अपना रेगुलर चेकअप करवाने आई होती है। तभी चार्ली वहाँ के सारे कंप्यूटर सिस्टम में वायरस डाल देता है और सभी कंप्यूटर बंद हो जाते हैं। इस वजह से डॉक्टर सलीन को वहीं छोड़कर बाहर चला जाता है। इसी मौके का फायदा उठाते हुए चार्ली तुरंत सलीन के पास पहुंचता है, उसके चेंबर का दरवाजा बंद करता है और कमरे के अंदर बेहोश करने वाला पाउडर फैलाने लगता है। सलीन घबरा कर कहती है कि तुम कौन हो और ये सब क्या कर रहे हो। चार्ली कहता है कि इन बातों के लिए समय नहीं है। वो सलीन से कहता है कि जल्दी बता दो लिसेंड्रो और मोनीसेंट कहाँ मिलेंगे, लेकिन सलीन कहती है कि उसे नहीं पता वो किस बारे में बात कर रहा है। तभी चार्ली और ज्यादा बेहोशी वाला पाउडर कमरे के अंदर फेंकने लगता है। फिर वो कहता है कि तुम्हारे पास सिर्फ 15 सेकंड है, उसके बाद तुम बेहोश हो जाओगी। लेकिन सलीन फिर भी कहती है कि उसे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। जैसे ही सलीन बेहोश होने वाली होती है, चार्ली डर जाता है और चेंबर का दरवाजा खोल देता है। जैसे ही दरवाजा खुलता है, सलीन तुरंत चार्ली पर हमला कर देती है।
दोनों के बीच जोरदार लड़ाई शुरू हो जाती है। सलीन चार्ली पर भारी पड़ने लगती है और वो समय रहते डॉक्टर के ऑफिस से बाहर निकल जाती है। चार्ली भी उसके पीछे पीछे जाता है। सलीन सड़क पर भाग रही होती है, तभी एक वैन उसे टक्कर मार देती है। उस टक्कर से सलीन वहीं मौके पर मर जाती है। चार्ली को सलीन से कोई भी जानकारी नहीं मिल पाती, इसलिए वो सलीन का फोन उठा लेता है और तुरंत वहां से भाग जाता है। वो जल्दी से अपने अपार्टमेंट पहुंचता है और अपनी सारी चीजें पैक करता है। वो दूसरे शहर जाना चाहता है ताकि कोई भी उसे ट्रैक न कर पाए। दूसरे शहर पहुंचते ही वो एक बार में जाता है। वहां उसे पता चलता है कि बैंडो उसका पीछा कर रहा है। जैसे ही चार्ली की नजर बैंडो पर पड़ती है, वो तुरंत वहां से भागने लगता है। भागते भागते वो एक दूसरे क्लब में चला जाता है, लेकिन बैंडो वहां भी पहुंच जाता है। बैंडो कहता है कि भागने की कोई जरूरत नहीं है और इससे कोई फायदा भी नहीं होगा। चार्ली पूछता है कि आपने मुझे ढूंढ कैसे लिया। बैंडो कहता है कि क्या CIA में तुम ही सबसे अच्छे हैकर थे। फिर वो कहता है कि ये सब छोड़ो। बैंडो चार्ली से कहता है कि जो वो करने जा रहा है उसमें बहुत ज्यादा खतरा है। वो कहता है कि चुपचाप घर जाओ और कहीं छुप जाओ। अगर ऐसा नहीं किया तो यहाँ बेमौत मारे जाओगे और कोई तुम्हें पूछेगा भी नहीं। चार्ली कहता है कि सॉरी, लेकिन अब वो पीछे नहीं हटेगा। इस पर बैंडो कहता है कि उसे पता है कि CIA वाले दूध के धुले नहीं होते, इसलिए वो चार्ली को उसके हाल पर छोड़ देता है और वहां से चला जाता है। इसके बाद सीन कट हो जाता है। अब हम टर्की का सीन देखते हैं। चार्ली अब टर्की पहुंच चुका होता है, क्योंकि इंक्वाइलिन ने उसे टर्की आने को कहा था। इंक्वाइलिन ने कहा था कि वो उसे वहीं मिलेगा। जब चार्ली इंक्वाइलिन की बताई हुई लोकेशन पर पहुंचता है तो वो देखता है कि इंक्वाइलिन कोई लड़का नहीं बल्कि एक लड़की है। वो मुस्लिम भी होती है। चार्ली उससे पूछता है कि उसने CIA की हाई सिक्योरिटी कैसे तोड़ी और उनके कंप्यूटर कैसे हैक किए। इस पर सारा बताती है कि उसका नाम सारा है। उसके पति CIA में काम करते थे। उन्होंने रूसो और एल्बी का सच बाहर लाने की कोशिश की थी। इसी वजह से रूसो और एल्बी ने उन्हें मरवा दिया, लेकिन उसके पति ने उसे सब कुछ सिखाया था, इसलिए वो आसानी से पासवर्ड हैक करके चार्ली तक पहुंच गई। चार्ली उससे कहता है कि अब तुम्हें पता है कि रूसो और एल्बी बहुत खतरनाक है, फिर भी तुम मेरी मदद क्यों कर रही हो? ऐसे में तो वो तुम्हारी जान के भी पीछे पड़ जाएंगे। इस पर सारा कहती है कि उसे अपनी जान की कोई परवाह नहीं है, वो बस चार्ली की मदद करना चाहती है। जैसे ही उसे पता चला कि चार्ली की बीवी भी उस टेररिस्ट अटैक में मारी गई थी, तब उसने चार्ली का साथ देने का फैसला कर लिया। पहले वो सिर्फ रूसो और एल्बी के प्लान को खराब करना चाहती थी, लेकिन अब वो चार्ली का हर तरह से साथ देगी। इसके बाद हम चार्ली को एक होटल में देखते हैं। वो आते ही एक वैक्यूम मशीन को स्विमिंग पूल के वैक्यूम चेंबर में फिट कर देता है। इसका क्या मकसद है ये हमें आगे चलकर पता चलेगा। जिस जगह चार्ली आया होता है वहां उसे मोनीसेंट मिलने वाला होता है, लेकिन तभी सारा बताती है कि वहां एक और आदमी है जो CIA के लिए काम करता है। वो ये भी बताती है कि एक जॉनसन नाम का आदमी है जो रशियन इंटेलिजेंस के लिए काम करता है। चार्ली कहता है कि CIA वाला आदमी बैंडो है, लेकिन दूसरे आदमी के बारे में उसे कुछ नहीं पता। सारा कहती है कि वो रशियन आदमी मोनीसेंट का ही आदमी होगा, इसलिए चार्ली को दोनों से बचकर रहना होगा। अब हम मोनीसेंट को देखते हैं। वो इतना अमीर होता है कि उसने अपने पूरे अपार्टमेंट में स्विमिंग पूल बना रखा होता है। वो अपार्टमेंट सबसे ऊपर की मंजिल पर होता है। मोनीसेंट हर रात मजे से स्विमिंग करता है। आज भी वो रोज की तरह स्विमिंग कर रहा होता है, लेकिन तभी वहां चार्ली आ जाता है। मोनीसेंट कहता है कि लगता है तुझे अपनी जान प्यारी नहीं है। वो पूछता है कि तुम ऊपर क्या कर रहे हो। इस पर चार्ली कहता है कि अब ऊपर तो तू ही जाने वाला है। वो कहता है कि जैसे ही मैं इस बटन को दबाऊंगा ये मोटा कांच टुकड़े टुकड़े हो जाएगा और तू सीधा ऊपर चला जाएगा, इसलिए जल्दी बता दे कि लुसेंड्रो आखिर कहाँ मिलेगा। ये सुनते ही मोनीसेंट बहुत डर जाता है। वो तुरंत चार्ली को लुसेंड्रो की लोकेशन बता देता है, लेकिन चार्ली को इतना ज्यादा गुस्सा आता है कि वो आखिरकार बटन दबा ही देता है। बटन दबते ही वो मोटा कांच धीरे धीरे टूटने लगता है। मोनीसेंट तैरकर बाहर निकलने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन तभी पूरा कांच टूट जाता है और मोनीसेंट सीधा नीचे गिरकर मर जाता है। सारा के कहने पर चार्ली वहां से तुरंत भाग जाता है, लेकिन तभी जॉनसन और बैंडो उसके पीछे पड़ जाते हैं। एक जगह पर जब जॉनसन चार्ली को पकड़ने वाला होता है, तभी बैंडो जॉनसन पर हमला कर देता है और उसे बुरी तरह पीटने लगता है। लेकिन जॉनसन भी कमजोर नहीं होता। वो अपनी गन से बैंडो के पेट पर गोली चला देता है। इसके बाद बैंडो अगले ही पल जॉनसन के सिर में गोली मार देता है और जॉनसन वहीं मारा जाता है। फिर बैंडो चार्ली से कहता है कि वो उसे पकड़ने नहीं बल्कि उसकी मदद करने आया था। वो कहता है कि अब जाओ और अपनी बीवी का बदला लो। बैंडो आगे कहता है कि अगर किसी तरह जिंदा बच गए तो ये मत कहना कि मैं तुम्हारे साथ मिला हुआ था, वरना मेरी नौकरी भी जाएगी और मेरी जान भी जाएगी। ये सुनते ही चार्ली तुरंत वहां से भाग जाता है। इसके बाद हम रात का सीन देखते हैं। चार्ली और सारा जिस जगह पर रह रहे होते हैं वहां टर्किश आर्मी उन पर हमला कर देती है। टर्किश आर्मी ये हमला अमेरिकन CIA के कहने पर करती है। सारा तुरंत चार्ली को लेकर कार में बैठती है और वहां से भागने लगती है। उन पर चारों तरफ से फायरिंग शुरू हो जाती है, लेकिन सारा बहुत होशियारी से कार चलाती है और सबको चकमा देती रहती है। तभी एक गोली सारा की छाती में लग जाती है। सारा वहीं मौके पर मर जाती है। चार्ली ये देखकर बहुत ज्यादा डर जाता है। वो तुरंत सारा को बगल वाली सीट पर लिटाता है और खुद कार चलाने लगता है। किस्मत से वो टर्किश आर्मी से बचकर एयरपोर्ट पहुंच जाता है। वहां से वो सीधा प्लेन पकड़कर लिसेंड्रो की लोकेशन पर पहुंच जाता है।
लेकिन तभी पीछे से कोई चार्ली पर हमला करता है और उसे बेहोश करके ल्यूसेंड्रो की नाव पर ले आता है। चार्ली जब होश में आता है और ल्यूसेंड्रो के सामने होता है तो ल्यूसेंड्रो कहता है कि तुमने सेलीन को मारा, मोनी सेंट को भी मार डाला। वो कहता है कि तुमने एक पल के लिए भी नहीं सोचा कि मुझे इसका पता चल जाएगा। ल्यूसेंड्रो आगे कहता है कि तुम इतने बेवकूफ हो कि खुद ल्यूसेंड्रो को मारने चले आए। चार्ली कहता है कि वो सिर्फ ल्यूसेंड्रो को मारना चाहता है, उसे किसी और चीज से कोई मतलब नहीं है। चार्ली कहता है कि तुमने मेरी बीवी को मारा था, इसलिए अब तुम भी मरोगे। इस पर ल्यूसेंड्रो कहता है कि उसने चार्ली की बीवी को नहीं मारा, उसकी बीवी को एल्बी और रूसो ने मारा था। वो बताता है कि एल्बी और रूसो के कहने पर ही उसने अपने 2 साथियों के साथ वो टेररिस्ट अटैक करवाया था। ल्यूसेंड्रो कहता है कि उनका असली मिशन कुछ और था, लेकिन चार्ली की बीवी उनके रास्ते में आ गई, इसलिए उसने अपने रास्ते का कांटा साफ कर दिया। वो कहता है कि असल में इस पूरे प्लान का क्रेडिट CIA को जाना चाहिए, लेकिन अगर चार्ली ये क्रेडिट उसे देना चाहता है तो वो खुशी खुशी ले लेगा। आखिर में ल्यूसेंड्रो चार्ली से पूछता है कि अब बताओ, अब भी तुम मुझे मारना चाहते हो या फिर CIA के एल्बी और रूसो को? चार्ली कहता है कि तुम तो जरूर मरोगे। ये सुनते ही ल्यूसेंड्रो अचानक चार्ली को एक गन पकड़ाते हुए कहता है, लो ये गन लो और एक ही झटके में मुझे मार दो। दोस्तों, चार्ली तुरंत गन पकड़ लेता है। हमें लगता है कि अब चार्ली ल्यूसेंड्रो को गोली मार देगा और उसके आदमी चार्ली को भी नहीं छोड़ेंगे, लेकिन तभी हम देखते हैं कि चार्ली तुरंत वो गन नीचे गिरा देता है। वो देखता है कि ल्यूसेंड्रो की बोट अब कंट्रोल से बाहर हो चुकी है। असल में ये सब चार्ली का पहले से बनाया हुआ प्लान होता है। चार्ली ने पहले ही घर बैठे बैठे ल्यूसेंड्रो की बोट को हैक कर लिया था और उसकी लोकेशन सीधा LOC के पार सेट कर दी थी। अब वो बोट नॉर्वे से निकलकर रोमानिया का बॉर्डर क्रॉस कर लेती है। जैसे ही बोट बॉर्डर पार करती है, रोमानियन आर्मी चारों तरफ से उस बोट को घेर लेती है। चार्ली बड़े आराम से बैठकर पानी पी रहा होता है। उसी वक्त रोमानियन आर्मी ल्यूसेंड्रो और उसके सभी आदमियों को पकड़ लेती है। चार्ली कहता है कि मेरा नाम चार्ली है और मैंने ही आप लोगों को इन सब की जानकारी दी थी। ये सुनकर रोमानियन आर्मी चार्ली को बिल्कुल सुरक्षित और सही सलामत अमेरिका भेज देती है। इसी के साथ चार्ली का पूरा बदला पूरा हो जाता है। अब हम CIA की डेप्यूटी को प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखते हैं। वो कहती है कि हमें अंदर की खबर से पता चला है कि एल्बी और रूसो गद्दार है, इसलिए उन्हें जेल के अंदर डाला जा रहा है। ये अंदर की खबर और किसी ने नहीं बल्कि खुद चार्ली ने दी होती है। इसके बाद चार्ली अब पूरी तरह से सुकून में आ जाता है। जब चार्ली अपनी कार में बैठा होता है तभी बैंडो उसके पास आता है। बैंडो कहता है कि कभी कभी लड़ाइयां हथियारों से नहीं बल्कि दिमाग से जीती जाती हैं। इतना कहकर बैंडो वहां से चला जाता है। इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। थैंक्स फॉर योर टाइम।